गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? आपने कहा भाई राइजिंग पाकिस्तान के होस्ट चेंज होगी, इतनी प्यारी सी मानो बिल्ली आ गई। अब जरा कैमरा वन, आसिफ आप इसको कट करें ताकि लोग देख सकें कि आज राइजिंग पाकिस्तान में ये मेरी को होस्ट कौन है। लुक एट हर, क्या खूबसूरत इसके रंग हैं। आपने येलो, ब्लू, रेड और मतलब मैजेंटा, और मतलब कौन सा रंग है जो इस बिल्ली में नहीं है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। इसको स्टार्ट में आपको इसलिए दिखाया कि इसकी खालिक, इसकी जो क्रिएटर हैं, इसको जिन्होंने पेंट किया है उनका नाम है हानिया। अब आप ज़रा लॉन्ग शॉट पे जाएं ताकि मेरा हाथ थक गया है इतना वज़न उठा के, इसको मैं आराम से इधर रख दूं। थैंक यू वेरी मच। और जनाब जी, ये बिल्ली हमारे साथ रहेगी और हानिया से मैं आपको मिलवाऊंगा, जो कि एक स्टूडेंट है, स्कूल में ऑफ कोर्स पढ़ती हैं, लेकिन वो आर्ट वर्क करती हैं। कितना खूबसूरत मज़े का आर्ट है जो अभी कुछ लाइव हमारे साथ क्रिएट भी करेंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान का। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जनाब सबीन होंगी। सबीन हमारे लिए लेकर आएंगी गुड न्यूज़, 3 अच्छी अच्छी खबरें। और आज मेहर के सेगमेंट में सबीन और मेहर दोनों मिलके मैडम नूर जहां द मेलोडी क्वीन को ट्रिब्यूट देंगी और उनके कुछ गाने भी हम आपको सुनवाएंगे, उनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री, कुछ उनके काम के ऊपर। ऑफ कोर्स मैडम नूर जहां का नाम इतना बड़ा है कि उस पर एक 10 मिनट का, 12 मिनट का सेगमेंट, या मतलब कितने ही लोग कितने ही अंदाज में उनको ट्रिब्यूट्स दे चुके हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में कुछ उनका जिक्र किया जाए। इसके अलावा क्या जी, इसके अलावा हमारे साथ हैं ट्रेनर काशिफ, और काशिफ आज हमें आर्म्स की एक्सरसाइज कराएंगे, यानी कि बाजुओं को ज़रा स्ट्रॉन्ग करने का कोई सीन ऑन करने लगे हैं ट्रेनर काशिफ। और ट्रेनर काशिफ के अलावा हमारे साथ आज जो हमारा मेन सेगमेंट है उसके अंदर एक ऐसे दोस्त से आपको मिलवा रहा हूँ, एक ऐसे नौजवान ही कहना चाहिए, ही इज़ इन हिज मिड 30s, अपने मिड करियर के अंदर है, कि उनकी कहानी अपनी पर्सनल भी बड़ी मज़ेदार है। रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है, एक गरीब घराने से उनका ताल्लुक, लेकिन जब वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचे तो घर में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपनी फ़ीस अदा कर सकें, लेकिन उनके एक टीचर ने उनकी फ़ीस अदा की और अदा करते रहे और उनकी तालीम मुकम्मल करवाई। उनको इतना ट्रस्ट था इस नौजवान के ऊपर, और आज वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी अपनी कंपनी, उसके वो CEO हैं, और पूरे मुल्क के अंदर गवर्नेंस के हवाले से राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जिसे कहते हैं, उस हवाले से उनका बहुत सा काम है। वो डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ, सूबाई सतह पे, कौमी सतह पे, MNAs के साथ, MPs के साथ काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज़। सो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है कि कहाँ से इस नौजवान जिसका नाम सैयद कौसर अब्बास है, इसका सफ़र शुरू हुआ रावलपिंडी से, और ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे नौजवान पैशनेट लोग जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा करने का ड्रीम रखते हैं, पैशन रखते हैं, इनको मिलकर बड़ा मज़ा आता है। और आज ये स्टोरी आपके सामने अनफोल्ड करूंगा मैं राइजिंग पाकिस्तान में। ये है सब मेरे और मेरी टीम के पास आपके लिए। इस मैडम मानो को साथ लेके चलते हैं और ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद उस कोने में मैडम मानो और मैं आपसे मिलेंगे विद हानिया। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जब पैशनेट किस्म के बच्चे अपना आर्ट वर्क या अपना कोई भी टैलेंट राइजिंग पाकिस्तान के इस किड सेगमेंट में लेके आते हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि हमने तो जनाब बाहर मतलब क्रिकेट खेल के और बैडमिंटन खेल के, वो भी खैर अच्छी एक्टिविटी थी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई इस तरह का काम करना चाहिए कि फिर आपको TV पे बुलाएं, फिर आपका इंटरव्यू हो। हम अपनी दुनिया में मगन होते थे। आजकल के बच्चे देखें कितना ज़बरदस्त काम करें। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हानिया से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दसीक अंकल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आई एम गुड। अब जरा लॉन्ग शॉट में देखें तो हमारा पूरा सेट आज सजा हुआ है हानिया के आर्टवर्क से। वेलकम। अच्छा जी, बताएं कैसे शौक हुआ, किस एज से आप काम कर रही हैं? तो शौक जो बेसिकली था मुझे बचपन से था, तो जिसको शौक होता है वो कौन नहीं चाहता अपने उस टैलेंट और शौक को आगे लेके जाए। तो फिर मैं घर में बेसिकली स्केचेस बनाती थी, उसके बाद इस तरह कलर पेंसिल से काम करती थी। फिर मैंने अपनी मामा को कहा कि मुझे इस तरह कैनवसेस ला के दें। उन्होंने मुझे छोटे कैनवस ला के दिए और उसके ऊपर फिर मैंने एक्रिलिक पेंटिंग शुरू की एंड दैट वेंट वेरी गुड।
और उसके बाद ये कोविड आ गया, छुट्टियां थी, लॉकडाउन, और कुछ करने को था भी नहीं। एंड देन मैंने अपने मामा बाबा से कहा कि मुझे बड़े कैनवस ला के दें और उसके ऊपर मैं ऑयल पेंटिंग करूँगी इस दफ़ा। सो मैंने बनाई और दैट वेंट वेरी गुड। और जब मैं बना रही थी तो मैं जब ब्लैक कलर मार रही थी तो मेरी मामा कहती है नहीं ये तुमने गंदी कर दी है, ख़राब कर दी है। मैंने कहा मुझे बनाने तो दें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर मैंने रात को बैठ के उसको बनाई और फिर अगले दिन जब वो उठी तो शी वाज लाइक हाँ ये बहुत अच्छी बनी है। एग्जैक्टली अच्छा जी, हम आपको कुछ क्लोजअप्स दिखाएंगे। ये मेरी फेवरेट है जो मैंने अपने साथ इधर बराबर में रखी हुई है जी। कैमरा 2 देखें जनाब, चला गया और क्लोजअप पे, और क्या ज़बरदस्त है ना जी, बड़ा मज़े का इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और साथ ही ये जो मेरे लेफ्ट पे है मैडम मानो, इनसे तो सुबह आपकी मुलाकात हो चुकी है, ये भी बड़ी खूबसूरत हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हानिया। Yeah. टेल अस अबाउट दीज टू पेंटिंग्स, यही अम्ब्रेलास वाली और मानो मैडम वो मानो। जो अम्ब्रेला वाली पेंटिंग है उसका नाम है बेसिकली एवेन्यू इन द रेन। सो बेसिकली द पीपल ओवर देयर, और फिर जो कलर सारे ब्लेंड हो रहे हैं और ओवर देयर द रिफ्लेक्शन, सब कुछ, द डिफरेंट कलर्स ऑफ अम्ब्रेला, ऑल दैट ब्राइट स्टफ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मैडम मानो, ये आपकी अपनी मानो थी या कैसे ख्याल आया? ये बेसिकली अगर आप देखें जो बेसिकली जो कैट्स होती हैं मानोज, उनके मतलब इस तरह ब्राउन ब्लैक इस तरह कलर और वाइट होता है, पर मैंने कहा इसको ज़रा चेंज कर दिया, सो आई मेड इट लाइक कलरफुल, इस तरह रेनबो कलर मैंने इसको दे दिया। बेस्ट पार्ट इज द Yeah, ईयर्स, लाल रंग बिल्कुल। के कान। वैसे मैं बताऊं जो बहुत बिल्लियां होती हैं जिनके ना बहुत जी। वाइट होती हैं, उनके गुलाबी रंग के कान जी, नजर आ अंदर रहे थोड़ा हैं। थोड़ा होता है। एग्जैक्टली, सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये जो आपके बराबर में है ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मुझे बताएं आपने इसे कहीं पे देखा है? ये मैंने ये कहाँ पे है जी? पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, वो तो मुझे अंदाजा हो रहा था। ये तो मुझे कोई एम्स्टरडेम टाइप चीज लग रही है ये ना? न्यूयॉर्क में एक ब्रिज है, हाँ। तो उसके पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स थी और फिर ये पानी का रिफ्लेक्शन, तो ये जो नीचे Exactly. सारा बना है ये सारा नाइफ वर्क है। अच्छा, तो ये आपने खुद वहां बैठ के बनाया था? नहीं उधर किसरा। वन डे है Yeah. ना, वन डे हानिया विल बिल्कुल। गो अराउंड द वर्ल्ड और वहां जाके खुद पेंट किया करेगी। अच्छा जी, मुझे बताओ सबसे पहले कौन सी पेंटिंग बनाई? आप बताएं मेरी सबसे पहले कौन सी थी? मुझे तो पता तो नहीं है, मैं गेस ही कर सकता गेस हूँ। करें। ये जो फ्रंट वाली है, मेरा ख्याल है ये वाली, ये जो सबसे आगे पड़ी हुई है, ये जो। नहीं, अच्छा। द आंसर इज रॉन्ग। आंसर इज रॉन्ग। वैसे क्लोजअप इसका कैमरा 2 दिखाएं, वैसे है बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल, और मुझे ट्रीज बहुत पसंद है इसलिए मैंने कहा यही वाली होगी। अच्छा, कौन सी है जी, बताएं। दैट बोट वन, वो बोट। कौन सी? वो जो बोट है, वो जो किश्ती है, उसका क्लोजअप बन सकता है जी। वाह जी वाह। इसके ऊपर जब मैं नीचे ब्लैक कलर मार रही थी ना, तो मेरी मामा ने कहा नहीं ये गंदी कर दी है, ख़राब हो गई है। फिर मैंने रात को इसको करके इस तरह बनाई और फिर जब सुबह उठी तो इट वाज अमेजिंग। ग्रेट। अच्छा भाई, एक आपकी ये कैलीग्राफी है जिसको आप हमारे साथ इस वक्त कंप्लीट करना चाह रही हैं जी। तो इसको ज़रा आप इसको कंप्लीट करें और बताएं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसकी स्केचिंग खुद की साथ साथ बनाते भी जाओ क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। या अच्छा जी, तो कैलीग्राफी का शौक फिर कब से हुआ है? कैलीग्राफी का शौक तो जब मैं बेसिकली आप खड़े होके बना लें, कोई मसला Okay. नहीं, नॉर्मल, अपने बी कंफर्टेबल। जब मैं पहले पिक्चर्स देखती थी नेट पे कैलीग्राफी की, आई थॉट नहीं ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बना सकती। मगर तो बिलीव मी, जिस साथ साथ बंदा जिस तरह पेंटिंग प्रैक्टिस करता जाएगा वो आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार मैं नहीं बना सकता, ये बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ अपने दिमाग से आप निकालें क्योंकि एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू डू इट, और यू शुड, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि आप वो कर सकते हैं। तो सेम विद मी, जब मैंने बनाई तो दैट वाज वेरी इजी, वो बहुत आसान था बनाना। तो अच्छा ये बताओ हानिया कि अब मैं देख रहा हूँ आप लैंडस्केप्स भी कर रही हैं, आप पोर्ट्रेट्स भी कर रही हैं, मानो बिल्ली का आपने पोर्ट्रेट किया है, जी। कैलीग्राफी भी कर रही हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि हानिया अभी अपने आप को डिस्कवर कर रही है एज एन आर्टिस्ट और आगे चल के मे बी 5 to 10 years from now फिर you would like to specialize into something? बिल्कुल, आई विल डू इट। उसके बाद लाइक आई एम प्लानिंग टू मेक माई ओन स्टूडियो ऑफ आर्ट, लाइक आगे जाके 25 years में। उसके साथ साथ शायद डॉक्टर्स में के उसमें भी जाऊँ मैं, नहीं, डॉक्टर्स क्या मतलब? मतलब डॉक्टर भी डॉक्टर बनना है? बनूँ। हाँ शायद। अच्छा, आर्टिस्ट डॉक्टर। या डॉक्टर साहबा के क्लिनिक में जाने का बड़ा मजा आता है, वहाँ तरफ पेंटिंग्स लगी होती हैं और आधा इलाज तो डॉक्टर साहबा अपनी पेंटिंग से कर लेती हैं, बिल्कुल, है ना? पेंटिंग को देख के। Exactly. जिस टाइम सुबह मैं उठती हूँ
तो सबसे पहले मैं अपनी पेंटिंग्स को ही देखती हूँ, फिर जो दिल में वो फीलिंग नहीं होती एक कि हाँ ये बहुत अच्छी बनी है, तो मेरा सारा इसका मूड बहुत अच्छा कर देती है। अच्छा मुझे जरा अपने अपने अच्छा नहीं, अब आप आके बैठ जाओ हानिया। ये अब ऑब्वियसली टाइम टेकिंग काम होता है और ये अब आप घर जाके इसको कंप्लीट करेंगी। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि मतलब वाकई तुमने बनाई है कि नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर का माहौल इस वक्त कैसा है? ये हमारे स्टूडियो में को 8-10 हैं, तो घर में घर वाले ये नहीं कहते भाई ये क्या तुम पढ़ाई करो, ये किन कामों में पड़ गई? बिल्कुल, घर वाले कहते हैं कि, मगर फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मैं पढ़ लूँगी। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ होमवर्क करके सारा, फिर मैं ये सब कुछ करती हूँ। और काफ़ी जो मतलब जो गेस्ट वगैरह आते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, वो कुछ कहते भी हैं कि हाँ ये वाली उठा के ले जाएं, ये वाली उठा के ले जाते हैं। कुछ मेरे उठा के ले भी गए हैं और कुछ को मैं कह देती हूँ नहीं ये मैं नहीं दे सकती, बना के दे दूंगी मगर ये मैं नहीं दे सकती। ये मैं नहीं दे सकती। और उसके साथ साथ मतलब घर के अंदर जैसे मैंने की, तो 1 साल पहले हमारा जो घर था सब कुछ ख़राब था। जितनी भी कारपेट्स थी, जितना भी फर्नीचर था, आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े सारे गंदे थे। तो मामा ने तो डांटना था ऑफ कोर्स। फिर सारा कुछ इस तरह वाइट वॉश कराया, सब कुछ सही। और अब मैं अलग से फिर सब कुछ इस तरह, बिकॉज आई एम अ वेरी मेसी पर्सन, इसलिए। अच्छा ये बताओ आखिर में कि आपका फ्यूचर में एज एन आर्टिस्ट आपकी क्या ड्रीम है? लाइक मे बी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर जाना है, क्या करना है? अब आप उस एज के अंदर हैं कि आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो बड़े क्लियर होते हैं कि मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है। सो एज एन आर्टिस्ट डॉक्टर साहिबा ने एज एन आर्टिस्ट क्या करना है? एज एन आर्टिस्ट अभी मैं कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आगे जाके भी मैं करूँगी। फिर आगे जाके इस तरह अपना एक सेटअप बनाऊंगी अपना। फिर मेरा प्लान है कि मैं जो बच्चे होंगे उस वक्त ऑफ कोर्स मैं काफ़ी बड़ी हो जाऊंगी, तो फिर दूसरों को भी मैं सिखाऊंगी इस तरह अलग से। जितने भी और ऐसे बच्चे मेरे पास आएंगे उनको भी सिखाऊंगी। नाइस 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 भाई। हानिया थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई। ऐसे बच्चों को हम फ्यूचर राइजिंग पाकिस्तान में साथ भी इसलिए करते हैं ताकि हम इनकरेज करें कि भाई मतलब पढ़ाइयाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाइयाँ भी बहुत होनी चाहिए और नंबर भी लेने चाहिए और जीपीए पता नहीं क्या 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 है ना जी। लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये आपको ज़िंदगी में बहुत सुकून देता है, बहुत इत्मीनान देता है। आपका पैशन जो है, आपकी क्रिएटिविटी जब चैनलाइज होती है तो आपको नहीं मालूम कि वो इंसान कितना मुतमईन होता है। तो आपके बच्चों को चाहे म्यूज़िक, चाहे आर्ट, आई डोंट नो, किसी स्पोर्ट का, कशीदाकारी का, स्वेटर बुनने का, किसी भी चीज़ का आपके बेटे या बेटी को शौक है, उसको इनकरेज करें, उसको कहें वाओ बहुत ज़बरदस्त, ताकि वो भी हानिया की तरह इनक्रेडिबल आर्ट क्रिएट करें। क्योंकि और देखें हर घर में एक पेंसिल और एक इस तरह पेपर होता है, कागज़ होता है, तो लोगों को चाहिए कि वो उसको शुरू करें, बिकॉज अगर उनके वो अंदर वो टैलेंट है तो उसको यूज़ करें, उसको ज़ाया मत करें। तो इस तरह आप करें, पेंसिल से स्केचिंग, उसकी टेक्निक सीखें, फिर उसके बाद आते हैं कलर पेंसिल्स, उसकी दूसरी टेक्निक शेडिंग, फिर उसके बाद वाटर कलर्स, एक्रेलिक्स और फिर ऑयल पेंटिंग। आगे से आगे आप जा बिल्कुल। ऑल द बेस्ट हानिया, थैंक यू वेरी Thank you. मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबीन मेरे साथ होंगी और उनके साथ होंगी 3 गुड न्यूज़। आजाए जी, आजाए बच्चे बड़े सब इकट्ठे हो जाएं। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त आ गया है गुड न्यूज़ का, ताकि आप भी फील गुड करें। कोई टेंशन, कोई उलझन, कोई थोड़ा सा स्ट्रेस, घर का, बाहर का, सेहत का, फाइनेंसेस का, कुछ भी हो, रिश्तेदारियों का, रिश्तों का, सारे स्ट्रेस यहाँ से उठा के यहाँ रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गई है सबीन विद गुड न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। स्टेज का शो होता तो तुम्हें ऐसे में बुलवाता, तशरीफ लाती हैं। क्या सीन है आज? आज बहुत अच्छी खबरें, मैं कहूँगी आज एक से बढ़ के एक खबर मेरे पास मौजूद है, तीनों खबरों तुम में से। हमेशा यही कहती हो बस। नहीं, हमें तो होती भी तो है ना। अच्छा अच्छा जी, क्या खबर है? पहली खबर मैं लेकर आई हूँ कराची की हाउसवाइफ्स की। अच्छा ठीक है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कराची की हाउसवाइफ्स की खबर। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाते हुए उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। घूमते फिरते सैर करते हुए वो K2 बेस कैंप तक जा पहुंची। वाओ, अच्छा, ग्रेट। बिल्कुल तौसीक, वो K2 बेस तक वो बेस कैंप तक वो जहाँ पहुंची जहाँ पर आपको पता है कि जिन्होंने K2 सबमिट करना होता है, क्लाइंब करना होता है, वो वहाँ पर उनका वो पहला पड़ाव वहाँ पर होता है, बेस कैंप जिसे हम कहते हैं।
अच्छा, ये पहला मौका है कि ख़वातीन सयाहों का कोई ग्रुप जो है इस मुश्किल और बुलंद मकाम तक जो है वो जा पहुंचा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इनमें से जितनी भी ख़वातीन थी उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं मौजूद थी, कोई उन्होंने ऐसी कोई हाइकिंग वगैरह की ऑलरेडी उनके पास ऐसी कोई ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन उसके बावजूद जो उनका शौक़ था घूमने फिरने का, एक मोटिवेशन थी, वो उनको K2 बेस कैंप तक जो है वो ले गई। एग्जैक्टली भाई, जबरदस्त ये ग्रुप है खवातीन का। और मजे की बात ये कि एक वुमन हाउसवाइफ्स के बारे में कॉन्सेप्ट है ना, वो भी एक स्टीरियोटाइप है कि जी वो तो बस बैठ के टीवी के ड्रामे देखती रहती हैं, उनको तो बस मतलब उनको तो कोई घर के काम किए, ड्रामे देखे, रिश्तेदारों की उसका रिश्ता उधर करवाया, उसका रिश्ता उधर करवाया, फुप्पो खाला से बात की। मतलब ये भी हमने सोसाइटी ने हमारी हाउसवाइफ्स को साउथ एशियन कल्चर के अंदर स्टीरियोटाइप कर दिया है, और इन्होंने उस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा है। बिल्कुल तौसीक, और हाउस वाइफ्स में हैं, इनको भी आप किसी तरीके से कुछ इस तरह कह नहीं सकते। इट्स बिकॉज एक वो भी एक फुल टाइम जॉब है। एक दिन जब अम्मी घर नहीं होती, जब खुद सब करना पड़ता है, तो वो आपको पता चलता है। उसके साथ जब उन्होंने ये भी मैनेज किया है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। अच्छा जी, मेरे पास भी गुड न्यूज़ है K2 के बेस कैंप के हवाले से, बल्कि K2 को सर करने के हवाले से। और वो ये कि आपको याद होगा कुछ अर्से पहले समीना बेग प्राइड ऑफ पाकिस्तान राइजिंग पाकिस्तान में आई थी, उन्होंने बताया था कि मैं जा रही हूँ K2 सर करने। और हमने पिछले दिनों आपको गुड न्यूज़ में खबर भी सुनाई थी कि उनका वो सफ़र अब शुरू हो गया है। कल हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि समीना बेग इस वक्त उस सफ़र में जहाँ भी पहुँची हैं उनसे वीडियो तो मुश्किल होगा शायद, लेकिन ऑडियो कॉल पे समीना बेग से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कल के राइजिंग पाकिस्तान में लाइव। ज़बरदस्त, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। अच्छा जी, अगली खबर क्या है? अगली खबर सुनने के बाद आपका दिल करेगा कि आप बादशाह सलामत से मिलने चले जाएं। अच्छा बताइए। तौसीक, पाकिस्तान में जो बादशाही करते हैं फलों में वो है आम। बिल्कुल ठीक है, मेरी इनसे रोज मुलाकात होती है, फिक्र ना रोज मुलाकात होती है ना। अब ऐसा है कि वो पाकिस्तान में तो हुकूमत कर चुके, अब वो चले गए हैं हुकूमत करने सऊदी अरब। अच्छा जी, वहाँ पर पाकिस्तानी आम गए हैं तौसीक, और लोग इतना उनको पसंद करें कि हाथों हाथ बच्चे बड़े बूढ़े सब जो है आमों के जो है पाकिस्तानी आमों के दीवाने हो चुके हैं। वाह वाह भाई, पाकिस्तानी आमों ने अपनी बादशाही का झंडा जो है वो अमेरिका यूरोप में तो गाड़ा ही था। हाँ। और अब आप देखें कि हमें सबीर ने बताया कि सऊदी अरब में, और वो देख के ही मुझे ऐसे लग रहा है, अच्छा मैं जब आम देखता हूँ मुझे लगता है मैंने बड़े दिन हो गए आम नहीं खाए, हालांकि मैंने को 3 घंटे पहले आम खाए होते हैं। ये क्या है, इसके कोई डॉक्टरी बताएं क्या चक्कर है? लेकिन मैं कहूँगी पिक्चर्स देखने के बाद अभी ना मेरा अपना दिल कर रहा है कि आम खा। अच्छा, आपको आम वैसे ज्यादा पसंद है या मुझे नहीं? बहुत ज्यादा बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बस जी जरा जल्दी जल्दी शो को आगे बढ़ाएं, आज हमने ना आधा घंटा पहले शो खत्म करना है। अच्छा जी, तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर जो है तौसीक, जैसे कि हम बताते हैं कि दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, कितनी तरक्की हो रही है। आए दिन हम देखते हैं तो कोई एक चीज़ अगर इन्वेंट होती है तो उसके साथ साथ उसमें आसानियां पैदा करती जाती है। तो हमने न्यूज़ पहले भी शेयर की कि जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, अब उनके अंदर इनोवेशन आ गई है आसानी के लिए। तो तौसीक, इटली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग लेन बनाने का कामयाब तजुर्बा किया गया है, जिससे मखसूस लेन में चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो चार्ज होती रहेंगी। यानी कि गाड़ियों को चार्ज करवाने के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की अब ज़रूरत नहीं है। यानी इस पे गाड़ी चलती रहेगी? हाँ, और चार्ज हो जाएगी? एग्जैक्टली। ये कैसे हो सकता है? ये अब ये दुनिया आगे बढ़ रही है तौसीक। अच्छा नहीं, हम प्लीज सबीन मुझे पीछे रहने दो, मैंने आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि दुनिया जो आगे बढ़ रही है ना वो इतनी तेज हो गई है, और नई टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, समझना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मैं तो ये जो एप्स वैप्स भी डाउनलोड करना कराना, वो मुझे उस दिन मेरे एक कॉलीग ने कहा है आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते? मैं कहा नहीं, मैं ऑनलाइन बैंकिंग कहती हूँ, ऑनलाइन बैंकिंग करें जिंदगी आसान हो जाए, बैंक जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ। वो मैं बटन दबाता रहा, वो 2-2.5 घंटे उधर ही लग गए। तो भाई मुझे तुम पीछे ही रहने दो पत्थर के जमाने में। लेकिन अभी जब आ जाएंगे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कुछ सालों के बाद ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। जब लाइफस्टाइल बनेगा तो डेफिनेटली वो एक ज़रूरत के तौर पर हमें उसको अडैप्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, और मजाक अपनी जगह, लेकिन बहुत से यूरोप के अंदर अभी इनिशिएटिव्स हैं कि 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बनेंगी, दूसरी गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी। सो एब्सोल्युटली हम कार्बन फ्री एनवायरनमेंट की तरफ बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड न्यूज़। लेकिन एक और गुड न्यूज़ भी है, और वो ये कि अब जो है ना सबीन, अब ज़ाहिर है बाबा जी जो है ना, बाबा जी तौसीक हैदर, उनको कभी कभी अब रेस्ट चाहिए होता है। वो लंबा पूरा का पूरा शो करना, वो कहते हैं ये नौजवान
बच्चे बच्चियां, ये रिबेका, ये सबीन जब इतना अच्छा शो करते हैं कि मैं चाहता हूँ कभी कभी कुछ सेगमेंट्स ये इंडिपेंडेंटली करें। सो आज मैं चाह रहा हूँ कि मैडम नूर जहाँ का जो ट्रिब्यूट का सेगमेंट है वो आप होस्ट करें। बिल्कुल तौसीक, ये मेरे लिए सबसे पहली बात एक ऑनर की बात है, दूसरा एक बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज तौसीक हैदर एंड देन, लेकिन आपकी एक मैं कहूँगी जो आपसे सीखा वो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगी। या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। हाँ मतलब जो आपसे सीखा हाँ। तो जो अच्छा ना होया तो वो भी है को सीखा फिर है ना आप वो भी पे मुझ डल पे। जाएगा। नहीं, यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह और गुड लक फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट। आपकी नेक्स्ट सेगमेंट में सबीन और मेहर से मुलाकात होगी। ट्रिब्यूट है मैडम नूर जहां को। नहीं, उससे पहले कुछ और भी है Exercise और वो है segment है। एक्सरसाइज। मतलब वो तो एक्सरसाइज होगी लेकिन ये इसका हमने प्रोमो चलाया ना, इश्तिहार मशहूरी चला दी है, तो आप उसकी जाके तैयारी करें। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद मेरी और काशिफ की आपकी मुलाकात होगी। अपर बॉडी नहीं बल्कि आर्म्स के ऊपर आज हमने कुछ वर्क करना है। वही मेरे साथ ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद है और तैयार हो जाइए। आज आपके आर्म्स को हमने आर्म्स बनाना है पावरफुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। क्या सीन है? बिल्कुल सीन ऑन है। आर्म्स का वर्कआउट करेंगे डंबल्स के साथ और ट्राइसेप्स से शुरू करेंगे और फिर हम बाइसेप्स पे जाएंगे। ट्राइसेप्स से शुरू करेंगे। ट्राइसेप्स के 3 मसल्स होते हैं, स्मॉल मसल्स होते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम देंगे। अगर आप आर्म्स अपना साइज़ बाजू का बड़ा करना चाहते हैं तो यकीन जानिए आपको हफ्ते में 2 दफ़ा ट्राइसेप पे फोकस करना पड़ेगा, ना कि बाइसेप पे। लोग अक्सर होता है कि बाइसेप्स ट्रेन करते रहते हैं कि बिगर बाइसेप बनेगा, ऐसा नहीं है, डोले, लेकिन वो कुछ और डॉल जाता है। याद रहे आपने सबसे पहले वार्म अप करना है और वार्म अप करने के लिए आपको क्या है, कोई भी सुपर लाइट वेट लेके ना, कोई भी सुपर लाइट वेट लेके आपने डबल बाइसेप कर्ल्स करना है, वो भी नाइस एंड कंट्रोल यहाँ पे रख के। अब देखिए सुपर लाइट वेट के साथ हाई रेपिटेशंस करेंगे। किसी भी मसल को आपने ट्रेन करना है, नो मैटर व्हाट, आपका बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, लेग्स, कोई भी मसल, लाइट वेट के साथ 3 सेट्स करें, हैवी रेपिटेशंस करें और फिर आप यू आर गुड टू गो फॉर योर वर्कआउट। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी क्या है, हमने डंबल्स को इस तरीके से रखना है ये और इसको क्रॉस कर देना है, क्रॉस करके अगेंस्ट एंड ऑल द वे अप। 12 रेपिटेशंस करेंगे फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे बैक अप। काशिफ, ये एक्सरसाइज तुमने आज तक मुझे जिम में नहीं करवाई। आज कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, नाइस एंड कंट्रोल। अब देखेंगे मैं टेम्पो में बिल्कुल नेगेटिव को कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि मेरे पट्ठों को सही टेंशन मिले, ठीक है। और साथ ही ऑल द वे अप 1 सेकेंड में 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1, ठीक है। इसके बाद आपने डंबल्स को रखना है, आर्म्स को रिलैक्स करना है, पानी पीना है स्मॉल सिप करते हुए। मैं चाहूँगा 4 सेट्स करें आप और 12 रेपिटेशंस रखते हुए। उसके बाद दोबारा से वेट को लिफ्ट करें और अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आप वेट उठाएंगे। हैवी उठाना है हैवी उठा लें, लाइट उठाना है लाइट उठा लें, जितना आप वेट लिफ्ट कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने डंबल्स को यूँ जोड़ना है, अपनी प्लेसमेंट करनी है आर्म की। आपने यहाँ नहीं लेके आना, आपने इसको यहाँ पे लेके आना, जहाँ पे आपका 90 डिग्रीज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। जब हम एल्बो की जो हमारी रेंज ऑफ मोशन है, अब आप देखें 90 डिग्री। अब इस एल्बो को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरी चेस्ट का मसल इन्वॉल्व हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्राइमरी फोकस यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रिप प्लेसमेंट चेंज कर दें। अगर आप ग्रिप प्लेसमेंट चेंज कर दें तो आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होने लग जाएगा। अगर आप इसकी ग्रिप प्लेसमेंट यूं कर दें तो लेटरल हो जाएगा। बड़ी ये साइंस सारे है भई ये। एग्जैक्टली बायोमैकेनिकल फोर्स शिफ्ट हो जाती है। तो हम लेटरल ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੰਬਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਅਸੀਂ आ गए हैं जिम में। मतलब ऐसा नहीं है, उसके अंदर पूरी साइंस है। पूरी साइंस है ग्रिप प्लेसमेंट के साथ। अब हमने क्या किया कि एंगल को हमने यहाँ से पहले यहाँ लेके आना है, आर्म को स्ट्रेट किया शोल्डर विड्थ के साथ। अब हमने क्या करना है 90 डिग्री एंगल। अब हम लॉन्ग हेड पे फोकस कर रहे हैं, ट्राइसेप का लॉन्ग हेड जो मेन बड़ा हेड होता है, ऑल द वे अप। टेम्पो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इंटेंस वर्कआउट हो जाएगा जितना आप स्लो लेके जाएंगे। 1 2 3 4 1 ऑल द नेगेटिव वे को अप, एंजॉय करने का अगर आपको 1 चस्का पड़ जाए ना, ओए होए 4 ऑल द वे अप, यानी कि जब ये नेगेटिव से मुराद है ये जो गया 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 ये नेगेटिव साइड जा रही है, 3 फिर वो ऊपर। 4 ऑल द वे इसको अप। आपने जितना आप स्लो लेके जाएंगे, आप माइंड मसल कनेक्शन बनाएंगे, उतना ही आप एंजॉय करेंगे। जी 1 2 3 4 ऑल द वे अप। अब हमने लेटरल पे फोकस करना है, ग्रिप प्लेसमेंट हमने चेंज कर दी और क्लोज ग्रिप ऑल द वे अप।
आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बारबल यूज़ कर रहे होते हैं, आप डंबल भी यूज़ कर सकते हैं इस ग्रिप प्लेसमेंट से। पहले हमारी ये थी, अब हमने लॉन्ग हेड को ट्रेन किया, अब हमने लेटरल पे शिफ्ट करना है। ये रोटेशन लेके आए 90 डिग्री, क्लोज ग्रिप। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इस तरीके से डिफरेंट है कि अब पहले हमने जब ये किया ग्रिप प्लेसमेंट को, जब हम ये लेके आए तो हमने एल्बोज को क्लोज कर दिया, हमारे रिप कैच के करीब आनी चाहिए ताकि हमारी टेंशन जो है लेटरल और लॉन्ग एंगेज होने लग जाए। ठीक है, तो आप देखिएगा, नाइस एंड कंट्रोल, 90 डिग्री एंगल, ऑल द वे डाउन, बैक अप, 90 नाइस एंड कंट्रोल, 4 वेरी गुड। 4000 एंड 1000 पे आप ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड ऑल द वे अप, 1 2 3 4 एंड ऑल द वे अप। इसके बाद आपने क्या करना है, हर वर्जिश की हरकत के साथ ही और 4 सेट्स करने हैं, 12 रेपिटेशंस ट्राइसेप के लिए। इसके बाद हमने बॉडी वेट पे शिफ्ट होना है। बॉडी वेट पे शिफ्ट होने के लिए हमने क्या करना है, हमने डंबल्स को रखा, ग्रिप प्लेसमेंट आर्म की ये की। अब आप देखिए कि हमने जब हम फ्लोर पे लेटे हुए थे तो हमारी आर्म्स की जो एंगल था वो हमारा 90 डिग्री एंगल जो एल्बो के साथ बनाता था ये है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, ज़्यादा चैलेंज देना है और हमने इसको यहाँ लेके आना है ताकि मुश्किल से मुश्किल इसको बना सके। अब देखिएगा मेरा एंगल है ये, और पहले हमने डंबल के साथ यहाँ पे ऐसे काम किया था लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं थे, हम फ्लोर के ऊपर लेटे थे। अब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट हैं, यूँ रखा एंड ऑल द वे अप, सेट कंट्रोल, ऑल द वे अप। बड़ा मुश्किल काम है ये, मतलब तो आसान तरीके से नहीं काम हो सकता। काशिफ ऑल द वे बेंड करना है, फुल एल्बो को बेंड किया काम लेके एंड ऑल द वे अप, बेंड किया ऑल द वे, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। एक दफ़ा और करेंगे, नाइस एंड कंट्रोल, होल्ड 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 एंड बैकअप। आखिरी रेपिटेशंस जो हैं वो आपकी सक्सेस है, जिसको आप 10 सेकंड्स दें, 5 सेकंड्स दें, आखिरी 3 to 4 रेपिटेशंस। मूव ऑन टू बाइसेप। तो सीखा कि वक्त की कैद, वक्त की कैद से आपको आज़ाद किया। सब वैसे आज़ाद होते हैं? नहीं होते। कोई भी नहीं होता। अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए आज़ाद हो, उसके बाद तुम्हें कैद कर लेंगे। ओके, हमने क्या करना है साथियों, हमने पैरेलल टू द ग्राउंड 90 डिग्री एंगल बनाना है, कंफर्टेबल होना है, कंफर्ट जोन में आएंगे, डंबल को पकड़ा, यहाँ लॉक करेंगे आर्म को, फुल रेंज ऑफ मोशन, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, हैंग किया बिल्कुल स्ट्रेट, मुझे बेंट नहीं चाहिए, आपका फिर पूरा आर्म स्ट्रेट नहीं होगा, फुल फ्लेक्स चाहिए आपके लॉन्ग हेड पे बाइसेप के। ठीक है, ऑल द वे बैक अप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। रिस्ट को आपने, ये वैसे बड़ी कॉमन और पॉपुलर एक्सरसाइज है, जिम में मैंने देखा है लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ख्याल रहे कि आपकी रिस्ट मैटर्स। ठीक है, आपकी रिस्ट ऐसे होगी, आप फुल फोर्स के साथ बायोमैकेनिकल फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने आर्म्स के मसल पे। ठीक है, आपने लिफ्ट करके रखना है, वेट को उठा के रखना है, होल्ड किया पक्का, कोर नाइस एंड टाइट, हाथ यहाँ रखें, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल, जहाँ पे भी लॉक किया, ऑल द वे फुल आपने पंप करना है इसको, नाइस एंड टाइट, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। इसके 10 रेपिटेशंस करेंगे, 3 सेट्स करेंगे। पहली जो ट्राइसेप का मसल था 4 सेट्स थे, 12 रेपिटेशंस थे, हर सेट के बाद 1 मिनट का ब्रेक होगा। जो बाइसेप है 30 सेकंड का, मैक्सिमम 45 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे अदर साइड पे, भूलना नहीं है आपने। ठीक है, एंड सेम थिंग, 3 सेट्स, 10 रेपिटेशंस, 1 मिनट का ब्रेक। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, इसके बाद हमने मूव करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। जैसे हर वर्जिश की हरकत, हर वर्कआउट में मेरा होता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जरूर चैलेंज दें। वेट को लिया, आखिरी एक्सरसाइज होगी। आखिरी एक्सरसाइज होगी। आपने देखा कि लाइट वेट पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ, 5 kg से 3 kg पे आ गया हूँ। और अगर आप हाथ अपने ऐसे ही रखें 30 सेकंड्स तक तो आपके हाथ थक जाएंगे, ग्रेविटी खींच रही है आपके हाथों को। हमने वेट ऐड किया तो वेट तो डेफिनेटली खींचेगी ग्रेविटी। एक्सटेंड किया आर्म को एंड देन डबल बाइसेप कर्ल्स फुल। अब आप देखिए मेरा हाथ जो है कितना कंट्रोल है कि यहाँ नहीं जाना आपने इसको यूँ लिफ्ट करना है, फुल एक्सटेंड करना है, कोर नाइस एंड टाइट, ऑल द वे अप, डबल बाइसेप कर्ल्स, नाइस एंड कंट्रोल, breathe out and breathe in, breathe out and breathe in, बिल्कुल टाइट स्क्वीज जान मारते हुए फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ होल्ड करके रखें। 8 रेपिटेशंस, 10 रेपिटेशंस, 1 मिनट 45 सेकंड्स तक ब्रेक मैक्सिमम, और पानी की सिपिंग 3 सेट्स। ये था आज का वर्कआउट साथियों। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बैक टू बैक 2 बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज के शो में। सबसे पहले इस ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगी सबीन मेहर से, और दोनों मिलके मैडम नूर जहां को देंगी ट्रिब्यूट। और फिर एक और ब्रेक होगा और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा सैयद कौसर अब्बास से, और
हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन पे। ये राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19A, ये सब क्या है, तो बड़े सरकारी किस्म की बात है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? अच्छा, ये तो बस जरा पढ़े लिखे लोगों का काम है, आम आदमी से। अरे नहीं, कौसर हमें बताएंगे कि आम आदमी राइट टू इंफॉर्मेशन से किस तरह बेनिफिट कर सकता है। सूबाई सतह पे, विफाकी सतह पे ये कानून मौजूद है और हम हक रखते हैं कि हम गवर्नमेंट से या उसके किसी भी काम, किसी भी प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन ले सकें। वो जो मालूमात का हक है वो RTI आपको देता है। इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे और कौसर की अपनी लाइफ हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी पैशनेट, बड़ी मोटिवेटिंग है, वो भी आपके सामने अनफोल्ड करूंगा। सो बैक टू बैक 2 सेशंस हैं, रही मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और म्यूजिक लवर्स हो जाएं तैयार, होशियार हो जाएं जी, टीवी के आगे बैठ जाएं, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महर अंजुम। महर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। महर, तौसीक ने आज जो हम दोनों को चैलेंज दे दिया है ना, एक मैं कहूँगी एक ऑनर की बात सबसे पहले हमारे लिए, कि आज हम जिन शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने लगे हैं, हमारे लिए एक ऑनर की बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत चैलेंजिंग बात भी है, एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Exactly. क्योंकि मैडम नूर जहाँ को आज हम ट्रिब्यूट देने वाले हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इनको आज हम ट्रिब्यूट देंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन साथ ही साथ नर्वस भी हूँ, क्योंकि यार उनके सॉन्ग्स आर नॉट दैट इजी, यू नो। उनकी कॉम्पोजिशन सुनने में तो लगता है कि बड़ी सिंपल सी यार, लेकिन जब आप गाते हो ना, लेकिन जो उन्होंने सिंप्लिसिटी के साथ टेक्निकलिटी दिखाई है ना अपने सॉन्ग्स में, इट्स नॉट दैट इजी। उसके साथ जस्टिस कर पाना एक सिंगर की ना बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंधों पे भारी बोझ आ जाता है। बिल्कुल, ये एक सिंगर ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग गाते हैं गाने, तो आप लोगों को बेहतर पता है कि कितना मुश्किल होता है उनकी कॉम्पोजिशन को गाना। सिंगिंग इज नॉट दैट इजी, और मैडम नूर जहाँ को सिंग करना हो सवाल ही बात। अच्छा महर, मैडम ने मैं क्योंकि मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इनकी हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि यंग जनरेशन, हम लोगों को पता चल सके कि वो कैसी थी, किस तरह गाती थी, कितने साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया था? शी वाज जस्ट 8 years old जब उन्होंने फिल्म शीला के लिए पहला अपना सॉन्ग सिंग किया। तो आप ये सोचें कि 8 साल की बच्ची इतनी खूबसूरती से, उन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार फर्स्ट परफॉर्मेंस उन्होंने इस फिल्म में किया था। अच्छा, सिंग अपना सॉन्ग किया था, और इतना खूबसूरत उन्होंने ये सॉन्ग सिंग किया था, और मुझे नहीं लगता कि 8 साल की उम्र में कोई इतना अच्छा गा सकता है। महर, आपने कितनी उम्र में गाना शुरू किया था वैसे? मैंने बचपन, आई वॉज जस्ट इन 1 क्लास जब मैंने टाइटैनिक सॉन्ग सिंग किया। मेरे बाबा ने मुझे याद कराया था, मुझे अभी तक याद है, लिख के दिया था। तो मैंने याद किया, लेकिन मैंने अपने BSc के बाद प्रॉपर सीखा म्यूजिक को अपने बाबा से। तो मतलब सीखना जरूरी है। और मतलब ये कि 8 साल की उम्र में गाना और इस तरह का गाना, ये मतलब मैडम नूर जहाँ Huge achievement. एग्जैक्टली, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अच्छा महर, इसके अलावा सिंगिंग की तरफ तो उनका रुझान था, एक सिंगर थी बहुत अच्छी, लेकिन एक्टिंग की तरफ भी उनका बहुत रुझान था। एक अच्छी एक्ट्रेस भी थी मैडम। बिल्कुल, उन्होंने मोर देन 26 फिल्म्स के लिए, 26 फिल्मों के लिए उन्होंने एक्ट किया, और क्या कमाल की एक्टिंग की, और इतनी खूबसूरत दिखती थी स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जितनी खूबसूरत दिखती थी, अभी हमारी स्क्रीन पर भी वो नजर आ रही है। थी वो कैमरामैन को कहती थी, अच्छे मुझे ऐसे एंगल से लो कि मैं खूबसूरत दिखूं। सॉन्ग मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी, अगर मैं बुरी लगी ना तो बस मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, उर्दू बोलते बोलते एकदम पंजाबी बोल। और जितनी खूबसूरत थी, स्क्रीन पे भी हमने दिखाया कि कितनी खूबसूरती से वो अपने आप को जो है वो कैरी करती थी। एक उनकी पर्सनालिटी, अपनी उनकी एक अलग पर्सनालिटी थी, बिल्कुल कैरी करके चलती थी। बिल्कुल। अच्छा महर, मुझे जितना पता है आप एक मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, ठीक है? तो मैं, आपको पता है कि मैं क्वेश्चन क्यों रिलेट कर रही हूँ, वो स्टोरी मैं आपकी ज़ुबानी यहाँ पे सुनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे पहले बताएं कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके एक स्ट्रेस किस तरह रिलीज होता है? क्या ये वाकई है कि अगर आप गाना नहीं गाते तो आपको गुस्सा आ जाता है? नहीं, इट हैपेंस व्हेनेवर यू सिंग अ सॉन्ग, आपके बॉडी में 2 रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करते हो। तो ये मैडम नूरजहां के साथ भी होता था। जिस दिन वो कोई सॉन्ग नहीं सिंग करती थी, शी बिकम सो सैड, और वो बर्तन, लिटरली बर्तन तोड़ती थी। और ये बात जब मैं उनके बारे में हिस्ट्री सर्च करी थी, जब मुझे पता चला, मैंने कहा वाह, ये अच्छा, मेरा भी दिल करता है कि मैं कुछ तोड़ दूँ जिस दिन मैं कोई सॉन्ग नहीं सिंग। मतलब अंदर से जो है ना, इतना पैशन है सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के साथ।
हाँ। और वो कभी भी अपने काम से थकती नहीं थी, आपको पता है। अगर उनको सुबह से रात भी हो जाती थी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मुझे ये बात पता चली थी कि वो बिल्कुल भी थकती नहीं है, टायर्ड नहीं होती, अपने काम के साथ इतना लगाव, इतना पैशन, इतनी हार्ड वर्किंग थी। और बहुत ही खूबसूरती से वो कहती थी कि मेरा तो रियाज हो रहा है यार, अगर रात का भी टाइम है तो क्या हुआ, मेरा तो रियाज चल रहा है, मेरी तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये सोच देखे। और आजकल के जो यंग जनरेशन है वो कहती है यार नहीं, मुझे 2 घंटे हो गए और मैं जा रही हूँ, करनी है रिकॉर्डिंग करो, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही होता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो लेजेंड्स हैं उनके फुटस्टेप्स पे बहुत सारे हमारी अभी यंग जनरेशन भी चल रही है। और मुझे लगता बहुत है सारे यंग ऐसे- जनरेशन जब तक मैडम नूरजहां के सॉन्ग्स को अपनी सॉन्ग्स लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे, मुझे लगता है उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है। अच्छा मेहर, बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे टाइटल्स मैडम नूरजहां। मलिका तरन्नुम नूरजहां। एग्जैक्टली। हाँ। बिल्कुल। इसके बारे में बताना चाहूँगी, 1965 में उन्होंने ये सॉन्ग सिंग किया था, ए वतन के सजीले जवानों, जिसके बाद उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जनरल मोहम्मद अयूब खान साहब ने उनको इस टाइटल से नवाजा था, मलिका तरन्नुम नूरजहां। मेहर, अगर आप हमें सुना दें कुछ ये गा के, तो sure, डेफिनेटली एक अच्छी खासी रौनक आ जाएगी हमारे शो में। श्योर। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। जबरदस्त मेहर, क्या खूबसूरत। तो बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी अपनी भी है, मुझे लगता है अब बहुत सारे कवर्स गा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन मैडम नूरजहां को सिंग करना हाँ। बिल्कुल इज नॉट दैट इजी। देखते हुए तो लगता है यार कवर कर लूंगी, लेकिन जब मैं गाती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है इतनी छोटी छोटी जगह, बिल्कुल कंप्लीट जगह लगाती थी मैडम नूरजहां, वो सिर्फ वही कर सकती थी। एग्जैक्टली। और इसीलिए तो मेहर कहते थे ना कि वो उन्होंने भी ये गीत गाया है कि उन्होंने कहा है गाएगी दुनिया गीत में। गीत मेरे, बिल्कुल उनको पता था उस टाइम कि मेरे सॉन्ग्स लोग गाने वाले हैं। और देखिए आज क्या है, हम लोग उनके सॉन्ग तो सुनते हैं, एडमायर करते हैं उन्हें, मतलब उनके सॉन्ग्स को फॉलो करते हैं लोग। और सूरत कॉम्पोजिशन थी रशीद अख्तर साहब की। और मैडम नूरजहां, सबीन आपको पता है मैडम नूरजहां सिर्फ एक बार कॉम्पोजिशन सुनती थी और दूसरी बार वो कॉम्पोजिशन उन्हीं की हो जाती थी। एक बार सुन के याद करना, मतलब इतनी इंटेलिजेंट, इतने मतलब खूबसूरत तरीके से गाती थी कि जैसे इन्होंने रट ली है, पी लेती थी, घोल के पी लेती। अच्छा मेहर, मैं थोड़ी सी क्यूरियस हो रही हूँ इस बात के ऊपर कि जितनी उनकी हम बात करें, मतलब एक से बढ़ के खूबी उनके अंदर हमें नजर आती है, लेकिन उनकी क्वालिटीज नहीं खत्म होगी। बिल्कुल। ऐसा वुमन वो कैसी थी, कैसी पर्सनालिटी थी मैडम सो की? स्ट्रॉन्ग, सो हार्ड वर्किंग, वो मुंह पे बोल देती थी जो वो देख रही होती थी। हाँ। और आपको पता है वो एक सॉन्ग का कितना चार्ज करती थी? कितना? 18,000। उस जमाने में 18,000 चार्ज। 2-3 हज़ार वाली तो बात ही नहीं थी। कहती थी मैं तो 18,000 लूंगी एक सॉन्ग का। तो मतलब और मुंह पे काफी- बता देती थी। काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगर हम देखें तो वो अभी जो है, हम जो वुमेन, वर्किंग वुमेन है, वो उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं अगर उनको हम थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करें। एग्जैक्टली। बिल्कुल मेहर। अच्छा मैं चाहूँगी कि अभी क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त भी थोड़ा कम रह गया, तो मैं चाहूँगी कि अब आप हमें, शुरुआत इतनी अच्छी हुई तो इख्तिताम क्यों ना हमारा अच्छा हो, तो हम मैडम के ही एक गाने पे अपने सेगमेंट को का इख्तिताम करें। तो क्या सुनाएंगी? One of my most favorite song is मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। So सुनते I'd like to जी। sing. बिल्कुल, सुनते जी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे।
जबरदस्त महर, क्या खूबसूरत आपने हमें मैडम का गीत सुनाया। लेकिन महर, अब मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के संग अब यहाँ से हम चलते Exactly, यही हैं, है। क्योंकि तौसीक जो है वो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी मुलाकात करवाएंगे एक मेहमान से। देखते हैं कि वो कौन है और आज क्या टॉपिक हमारे लिए लेकर आए। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।